और बिहार का हिस्ट्री के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका जितने भी रहेंगे फ्री के नंबर वाले, यानी बिहार स्पेशल रहेगा। बिहार का तथ्य, बिहार का परिचय क्लास ऑलरेडी 1 ले चुके हैं, क्लास 2 हम आज देखेंगे। ये एडिटोरिया का बुक है और लेटेस्ट पैटर्न वाला ये बुक है, उसके बाद हम कंप्लीट करें। ऑलरेडी मैंने आपको जो इसका सामान्य परिचय है कंप्लीट करा चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट करेंगे आज बिहार का, प्राचीन बिहार और मध्यकालीन बिहार और आधुनिक बिहार, यानी कि पूरा इतिहास देखेंगे। उसके बाद आपको ज्योग्राफी देखेंगे, भूगोल, उसके बाद फिर आपका इकोनॉमिक्स, फिर पर्यटन, उसके बाद आपका राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी देखेंगे, फिर कला यानी संस्कृति बिहार में जितने भी है, चाहे स्थापत्य कला हो, आपका चित्रकला हो, या संगीत कला हो, लोक नृत्य हो, लोक आपका नाट्य हो, पर्व त्यौहार जितने भी है, ये सारे मुख्य जितने भी प्रमुख व्यक्ति है उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत कम समय में कंप्लीट कर देंगे। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, पहले लेक्चर में प्ले लिस्ट बना दिया गया है उसको देख सकते हैं आप। चलते हैं सीधे पॉइंट पर। बिहार का इतिहास के बारे में जानते हैं। प्राचीन भी आपका जो है इतिहास जानेंगे, यानी एंशियंट देखेंगे, फिर मेडिवल, फिर आपका मॉडर्न बिहार में क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई है उसके बारे में जानते हैं। आई होप कि सभी लोगों को वॉइस क्लियर जा रहा होगा। एक बार बता दीजिएगा, एक मिनट में चेक, देन हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जब भी टाइम मिलता है मैं आपको कोशिश करता हूँ अपने एंड से ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंट्रीब्यूट कर सकूँ, इन द सेंस ऑफ चाहे BPSC TR 3 के लिए हो या बिहार से संबंधित कोई भी कंपटीशन के लिए हो। चलिए, जितने लोग अगर अभी कनेक्ट कर पाएंगे आप अपना रिस्पॉन्स करते जाइएगा और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपना जो हम इसमें हम बताने की कोशिश करेंगे उसको आप अच्छे से सुनिएगा। चलिए देखते हैं। प्राचीन बिहार जो है उसका हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। एक तो पाषाण काल के देखेंगे, फिर आपका वैदिक काल में है जितने भी में आपका हुआ, उसके बाद महाजनपद काल हुआ, फिर मौर्य एवं गुप्त काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। मौर्य काल आप लोगों को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के द्वारा एक चंदू नाम के बच्चे को उठा करके उसका धनानंद से अपना बदला लेने के लिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। उसके बाद बौद्ध और जैन जितने भी धर्म हैं ये बिहार से ही पनपा है, गया से बौद्ध धर्म, उसके बाद सारी चीज़ें इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। एक तो पुरातात्विक और साहित्यिक, यानी कि जो आप पुरातात्विक उसको कहते हैं जो उसके बारे में, और साहित्यिक के बारे में, दोनों के बारे में जानते हैं। पुरातात्विक किसको कहते हैं? तो पूर्व जितने भी चीज़ें हैं पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए, जैसे कि आपका मुंगेर हो गया, चिरांद जो कि आपका अभी पड़ता है कहाँ पर, तो ये सारण जिला में पड़ता है। छत्तीसगढ़ आपका वैशाली में है। आपका ये सब टॉपिक आता है इससे संबंधित, ये सब बहुत एक बार पढ़ लीजिएगा आपके दिमाग में छप जाएगा, फिर क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे इसके फैक्ट के साथ आते हैं। तो छत्तीसगढ़ आपका वैशाली में है, मनेर आपका पटना में पड़ता है, और सोनपुर आपका सारण से। ताम प्रशस्त जितने भी वस्तुएं हैं, मृदभांड यानी जो भी आपको वस्तुएं प्राप्त हुई है, मृदभांड पाई गई है, या इस तरह की कोई भी वस्तुएं जिनसे ये अपना साक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश किया, वही पुरातात्विक स्रोत हो गया। मौर्यकालीन अभिलेख जैसे कि लोहड़िया के नंदगढ़ हो गया, लोहड़िया के आपको लोहड़िया आपका अरे राज हो गया, रामपुरवा आदि स्थानों से प्राप्त होते हैं। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक जितने भी चीज़ें हैं, खुदाई से प्राप्त सिक्के। आप लोग को पहली बार पता है कि शेरशाह सूरी के द्वारा सिक्के चलाए गए थे, और हुमायूं को भगाने का सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का था। हुमायूं, अगर पूरा बिहार, अगर एकमात्र बिहारी शासक है जो कोई दिल्ली की सल्तनत पर अपना राज्याभिषेक करवाया था और राज्य किया था, वह शेरशाह सूरी। उसके बारे में भी हम जानेंगे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मन के मूर्ति एवं आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत भी जानेंगे। साहित्यिक स्रोत जो हमारा रहा है रामायण के, या फिर महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं भी हुई थी, जैसे अंगुतक निकाय, ये पूछी जाती है अंगुतक निकाय से किससे संबंधित है आपका, तो बौद्ध से है, जैन से है, ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। आई होप कि क्लियरली वॉइस जा रहा होगा। नेक्स्ट दीर्घ निकाय या विनय पिटक, ये भी ये आपका बौद्ध से है। अंगुत्तर निकाय हो गया, दीर्घ निकाय हो गया, विनय पिटक, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन रचनाएं जो है भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त यात्रियों का विवरण भी हमें प्राप्त हुआ, जैसे मेगास्थनीज के आपका इंडिका जो है, फाहियान, सिंह, हैंसांग की वृत्तांत हुआ। तो ये सब लोग पढ़ने आए थे नालंदा विश्वविद्यालय, और वहीं से अपना यात्री जो है अपना वृत्तांत बताते चले गए थे। कौटिल्य या जिसको चाणक्य भी या विष्णुगुप्त कौटिल्य के अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। अब चलते हैं पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव आखेड़ आप
अकेटक एकदम खाद्य संग्राहक था, यानी अकेट मतलब कि शिकार करता था और साथ ही साथ खाद्य संग्राहक भी था, अपने खाद्य को बचा करके, ताकि जब बरसात का समय है या फिर कोई ऐसे भीषण, इस काल में मानव अकेट करता था, खाद्य संग्राहक करता था, पशुपालक भी हो गया था, यानी पशु पालना सीख गया था यहाँ पर, जैसे कि गाय पालना, भैंस, ये सारी चीज़ें। मानव द्वारा जो पहला पालतू पशु जो बनाया गया था वो कुत्ता, सबसे पहले किसको बनाया था, क्वेश्चन आती है तो कुत्ता। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आता है बार बार, तेज धार वाले छोटे आकार के धार वाले औजार कहाँ से प्राप्त हुए, तो मुंगेर से प्राप्त हुए। एक एक लाइन से आपका आंसर बनता है। ये अवशेष जो है लगभग 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के आसपास को देखने को मिलती है, 40,000 से 10,000। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का क्या है, इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था, यानी खाद्य उत्पाद करना शुरू कर दिया था, जैसे कि आपका चाहे वो दाल हो, सब्जी हो, आपका खाद्य अपना जितने भी, चाहे चावल हो, ये सारे मानव बस्तियों में निवास करना शुरू कर दिया था, अपना बस्ती बना करके रहना। पहले जिस तरह से नंगू पंगू रहते थे लोग, उस तरह से अब चेंज होकर के वो बस्ती अपना एक जगह बना करके शिकारी के जैसा नहीं रह रहे थे, अपना अपना नवपाषाण काल में चेंज हुआ। नवपाषाण काल के अवशेष जो है बिहार के मैदानी भागों में प्राप्त हुआ, आप लोग को पता है ज़्यादातर भाग मैदानी है। चिरान जो है सारण में पड़ता है, चेचड़ आपको वैशाली में, मनेर आपको पटना में, सनुआर जिसको कहते हैं सनुआर आपका रोहतास से पत्थर और हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे याद रखिएगा पॉइंटर्स, कहाँ से, तो चिरान सारण जो में पड़ता है, चेचड़ वैशाली, मनेर पटना में, सनुआर जो है आपका रोहतास से पत्थर प्राप्त हुआ है, यानी पत्थर आपका, और साथ ही साथ हड्डियों के औजार वहाँ पर प्राप्त हुए। इस तरह के मतलब कि हड्डी से, कंकाल से बना करके औजार उसका यूज करते थे, अपना कुछ भी कटाई करने के लिए या फिर शिकार करने के लिए इसका यूज होता था। कैमूर की पहाड़ियाँ जो है आपका नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुआ है, तो गुफा का चित्र कहाँ से प्राप्त हुए थे, कैमूर की पहाड़ी और नवादा जमुई से प्राप्त हुआ। ये सारे डायग्राम भी देखते जाइएगा, देख आप लोग का पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपका नवादा है, यहाँ जमुई है, ये देख सकते हैं मुंगेर है, ये सारे जगह से आपका ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है। मुंगेर यहाँ पर है, ठीक है, मुंगेर यहाँ पर है। चलिए आगे पॉइंट फिल करते हैं। ये गुफा चित्र प्राप्त हुए, ये अब से जो है अब लगभग 25 ईसा पूर्व के आसपास में। ताम पर आपका पाषाण काल जानते हैं, चिरान, सोनपुर, ताराहिडी, चेचड़, मनेर, सनुआर आदि से ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार अतिरिक्त ताम्र यानी कि तांबा जो होता है कॉपर का बना हुआ था, उपयोग के लिए प्रमाण मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास है, ईसा पूर्व। वैदिक काल के बारे में, आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता था, आर्यों द्वारा, क्योंकि इस सभ्यता के इतिहास वेदों पर आधारित थे, जो फॉलो करते थे वेद की ओर। आपने सुना होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि 1875 में उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, वेदों की ओर लौटो, यानी ये हमारे पुराण में नहीं था, ये सारे जो है, यानी पहले वाला जो हिस्सा है बिहार के क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में जो है आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तटों के बिहार के क्षेत्र में हुआ था। गंडक नदी मैंने आपको बताया था लास्ट में, कहाँ पर उद्गम होता है इसका और कहाँ लास्ट होता है, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा जो है आपका कहाँ पर हुआ था, सबसे पहला चर्चा हुआ था इसका शतपथ ब्राह्मण में। कहाँ पर हुआ था, ये पॉइंटर याद रखिएगा आपको। भौगोलिक क्षेत्र की सबसे पहले चर्चा होगा शतपथ ब्राह्मण हुआ, लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना ये मिलती है। कहाँ पर मिलती है, 800 पूर्व। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई थी। पहले इसका नाम क्या था, मतलब इसको चर्चा किया गया था विदेह के नाम से, जो कि तिरहुट और मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। अब तिरहुट मिथिला क्षेत्र कौन सा है, इसको हम डायग्राम से जानते हैं। इस सारे को एक बार रफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर कट में बता सकूँ। ये देख सकते हैं दरभंगा किया है और ये तिरहुट वाला क्षेत्र है। इसको क्षेत्र को विदेह के नाम से जानते हैं। तो आज भी लोग कहते हैं विदेही। आपने इस क्षेत्र में जहाँ पर समस्तीपुर, जहाँ सीता माता की जन्मभूमि है, इसको विदेही के नाम से जानते हैं। या फिर आपको शीतला माता का आप लोग जानते हो, अयोध्या में जब ये सारा चीज़ हुआ था तो ये विदेह के नाम से, ये एरिया जितना भी है तिरहुट और दरभंगा, ये विदेह के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत, ये उत्तर बिहार का पार्ट है, सॉरी उत्तर बिहार का ऊपर का जितना भी पार्ट है, गंगा के उस पार का पड़ती है सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में जो है आपका तिरहुट और मिथिला के क्षेत्रों को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट या व्रत शब्द में संबोधित किया जाता है। अब इससे संबंधित आपका क्वेश्चन बन सकता है, ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से जानते हैं, तो यही आपका रहेगा ऑप्शन की कीकट कहते हैं
या एवं व्रात्य, व्रात्य के नाम से जान देंगे। तो दोनों शब्द याद रखिएगा। कीकट ज़्यादा इसमें आती है आंसर। ब्राह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश माना जाता है, यानी कि ब्राह अगर पुराना अगर देखेंगे तो उसको पवित्र अपवित्र मानते हैं। चलिए कुछ और जानते हैं। महाजन काल में क्या हुआ? तो महाजनपद काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो कौन से कहाँ से कौन से निकाय से मिलती है? तो एक तो अंगुत्तर निकाय जानिएगा और भगवती सूत्र, वहाँ से हम 16 चीज़ों महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार बिहार में मिलता है और बाकी हम नहीं जानेंगे। कि हमें बिहार में जो है 3 मिलता है। एक तो बज्जी मिलता है जिसको लिच्छवी कहते हैं, यही जो है लिच्छवी जहाँ पर आपका गौतम बुद्ध की भी जन्म हुई है और ये लिच्छवी इक्ष्वाकु आपका लिच्छवी वंश से संबंधित है। वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र है, इसी को बज्जी आपका कहते हैं या फिर लिच्छवी कहते हैं। मगध आपको भली बात ही पता है, पटना, गया, नालंदा, ये सारे जो क्षेत्र हैं आपको मगध का एरिया आता है। मैं आपको फिर से आपको डायग्राम से संबंधित आपको बता देते हैं। ये डायग्राम लेटेस्ट है, आप देख सकते हैं, लेटेस्ट है आपका संस्करण है आपका। ये सारे जो एरिया है जहाँ से आपका पटना से संबंधित है, ये पटना आपका आ गया, नालंदा हो गया आपका, ये सारे जो आपका बक्सर, ये रोहतास, ये मगध का क्षेत्र में आते थे। ठीक है, मगध का क्षेत्र। चलिए अंग है भागलपुर का एरिया जो आता है, भागलपुर मुंगेर क्षेत्र, ये जितने भी अंग उसको कहते हैं अंग क्षेत्र या अंग करण। आपके एक ये आप लोगों ने महाभारत में सुना भी होगा, अंगराज कर्ण या इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे संबंधित वहाँ से। बज्जी संघ जो है महाजनपद यानी बज्जी संघ जो है 8 राज्यों का संघ होता था और जिसको अट्टकुल कहते हैं, यानी 8 कुल का जिसको कहते हैं 8 कुलों का। बज्जी जो 8 राज्यों का संघ होता है। बज्जी जो होता है लिच्छवी, जात्रिक और विदेह, उग्र, भोग, क्रू और इक्ष्वाकु वंश के जो है आपका राम, राजा राम या फिर भगवान राम का ये आपके रहते हैं, यहाँ पर संबंधित रहते हैं, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित रहते हैं। चलिए इस संघ के 8 जनपद थे। बज्जी संघ के में आगे चलते हैं सर। सबसे पहले सबसे प्रसिद्ध जो हुआ था आपका, सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है तो लिच्छवी जनपद हुआ था। चलिए आगे बढ़े। लिच्छवी की राजधानी जो है वैशाली थी। कहाँ पर है? तो वैशाली। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने किया था, इसीलिए इस पर नाम वैशाली पड़ गया। किसने किया था? राजा विशाल ने किया था। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह और कुंडलग्राम के जात्रिक जो है आपका बज्जी संघ का एक प्रमुख जनपद थे। एक एक लाइन हम पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को समझते जाएंगे, इनपुट देते जाएंगे, इसको आप सुनते जाइए बस। बज्जी संघ जो है लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। बज्जी आपको पूरे विश्व की प्रथम गणतंत्र समझ सकते हैं। और कोई भी आप लोग अभी के समय में लेनिन का हम भाषा समझते हैं कि जनता के द्वारा जो शासन बना है, तो कहीं भी विश्व में प्रथम अगर गणतंत्र मिलने को अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको मानेंगे बज्जी और लिच्छवी का संघ मानते हैं। पूरे विश्व को हम रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी जो था या फिर आपका ये सारी जगह से पूरे विश्व के लोग वहाँ आकर के हैंगसांग, मेगास्थनीज, ये सारे लोग यहाँ से कई लोग शिक्षा देते थे। उसके बाद वहाँ से टीचर्स बन करके आपका यहीं पर रहे या फिर पूरी दुनिया को विश्व गुरु इसी के कारण कर लाते थे। तो विश्व का प्रथम गणतंत्र कहाँ पर मिलता है? तो आपको बज्जी और लिच्छवी में मिलता है। पहला फिर से 2-3 पॉइंट बता देते हैं। लिच्छवी की राजधानी जो है वैशाली, क्योंकि इसकी स्थापना करवाया था विशाल राजा जो थे। लिच्छवी के अतिरिक्त जो है मिथिला के विदेह और कुंडलग्राम जात्रिक आप कहते हैं यत्र बज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। आई होप कि याद हो पाया होगा। 2-3 बार हम बोलेंगे, यहीं पर याद हो जाएगा, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। कम पेज का है। हर एक कंपटीशन में, चाहे बीपीएससी TRE 4 हो, 3 हो, आपने TRE 1 और TRE 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, TRE 3 का भी आप पेपर उठा के देखिएगा तो 15 से 20 क्वेश्चन इससे आते हैं और बहुत आसान सा क्वेश्चन रहता है। बहुत लोग बाद में जब एग्जामिनेशन देकर निकलते हैं तो उनको बड़ा पछतावा होता है कि ये क्वेश्चन छूट कैसा गया। मगध राजनीतिक है, आर्थिक और भौगोलिक कारण से भी सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की राजधानी जो है आपका राजगीर, जिसको अभी राजगीर के नाम से जानते हैं, पहले इसका नाम था ग्रीब्रज के नाम से जानते हैं। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए सुरक्षित मानी जाती थी कि पहाड़ियों से घिरा होने के कारण, इसलिए इसकी राजधानी स्टार्टिंग में मगध बनाई थी। बाद में उदयन ने इसको चेंज करके पटना पाटलिपुत्रा में ले आया, पाटलिपुत्रा, उसके बाद नाम उसका चेंज कर दिया गया था। मगध का जो विस्तार है पटना से गया तक था। पटना से आप देख सकते हैं, ये सारे पिक्चर को आप देख लीजिएगा। जो बिहार, तुम लोग को आइडिया लग रहा होगा, और जो बिहार से बाहर है वो एक बार समझ लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर जाकर के काम करना है, तो आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए आप किस एरिया में जा रहे हैं। ये आपका पूरा एरिया जो है पटना में पड़ता है, और यहाँ से जब जाते हैं यहाँ देख सकते हैं बेगूसराय तक है। ये पूरा जो है एरिया यहाँ तक आती है, लखीसराय तक।
ये पटना का एरिया आता है, और गया जो आपका नालंदा के बाद इस तरह से यहाँ पर आती है, रैया वाली ये एरिया आता है जहाँ पर गौतम बुद्ध को प्राप्त हुई थी। नालंदा जो है आपका नवादा या नालंदा जो है इस एरिया में पड़ता है। तो ये आपका लगभग यहाँ से लगभग आप पटना से जाएंगे तो लगभग यहाँ से 130 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पड़ता है, और यहाँ पर आपका लगभग 120 के आसपास डिस्टेंस ये आपका दक्षिण की दिशा में चलता है। ये सीधे आपका पूर्व की दिशा में चलता है, जो कि अब थोड़ा दूर चलने के बाद आपका ये बंगाल चला जाता है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट्स को क्लियर करते हुए। चलिए, मगध का जो विस्तार आपने समझ लिया, कहाँ से कहाँ तक था, बोध गया तक था, आपका नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गया, ये अलग डिस्ट्रिक्ट में है। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ पर प्राप्त होता है, अर्थववेद में प्राप्त होता है। तो ऋग्वेद, अर्थववेद, सामवेद, या आप लोगों ने हिस्ट्री एंशिएंट में हम पढ़ाए थे, घटना चक्र भी कंप्लीट करवाए हैं, और आपको उसमें आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, उसको भी आप उसको अध्ययन कर सकते हैं। मगध एवं अंग जो महाजनपद का अगर क्वेश्चन आएगा तो किसमें सबसे पहले वर्णन किया गया है, ऋग्वेद में, सामवेद में, अर्थववेद में। तो आंसर लगाइएगा आप अर्थववेद में। एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये आपका एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, या अंग महाजनपद के बारे में जानते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, पार्ट 5 लेक्चर में पूरा वीडियो हम कंप्लीट कर देंगे, बिहार स्पेशल का आपको प्रॉब्लम ही कंप्लीट हो जाएगा। इससे संबंधित आपका एमसीक्यू अगर लगाना है तो घटना चक्र जाकर के एक बार देख लीजिएगा। घटना चक्र का मैंने लगभग आपका 2 घंटे में पूरा आपको कंप्लीट हो गया, तो एक बार जरूर क्वेश्चन इसको करने के बाद आप कर सकते हैं। अंग महाजनपद जानते हैं। अंग महाजनपद का जो विस्तार हुआ आपका भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की जो राजधानी है चंपा थी। कहाँ पर थी, चंपा। चंपा। अंग के अंतिम जो शासक थे आपका बृहदत्त को हरा करके आपका मगध शासक जो बिंबिसार ने अंग को मगध पर मिला लिया था। नेक्स्ट जानते हैं, इसकी स्टोरी भी बताएंगे हम। अभी पहले वन लाइनर फैक्ट में हम एक एक चीज़ बता देते हैं, फिर हम स्टोरी हम अपने एंड से बताएंगे। मगध का जो उत्कर्ष हुआ उसके राजवंश क्या है। मगध की राजधानी जो है आपकी स्थापना जो किया था बृहदत्त ने किया था। बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, और आप लोगों ने महाभारत आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा। जरासंध को ही मारने के लिए गए थे कृष्ण भगवान के साथ आपके अर्जुन और आपका भीम, और ये इसी को मारने के लिए, इसमें एक शक्तियाँ थी कि इसको जब तक दोनों साइड से चीर के फाड़ करके और दोनों अलग अलग इसके सर और मतलब धड़ को अलग नहीं किया जाएगा एक अलग पार्ट में, तब तक ये मरेगा नहीं। इसको एक आपका प्राप्त था, जो भी कह सकते हैं ब्राह्मण या फिर वो सारी चीज़ें प्राप्त था। जरासंध इस वंश का सबसे बड़ा प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने, देख सकते हैं मैंने आपको बताया जो स्टार्टिंग में, जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। आपको मैंने बताया ये सारी चीज़ें आपको वर्णित है। मगध की प्रारंभिक आपका यानी कि राजधानी जो थी राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। आपका सुरक्षा के लिए कोई दिक्कत नहीं था। पटना उसलिए के बाद ट्रांसफ़र किया गया था रीजन वाइज, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। पटना के आसपास में जगह एक तरफ से गंगा बहती है, दूसरे तरफ से आपका सोन कोसी बहती है, ये भी आपका उद्यान के द्वारा कंप्लीट किया गया था। मगध उसके बाद उर्वव जो होता है भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। बृहदत्त आपका जो है वंश का अंतिम शासक जो था रिपुंजय था। ठीक है, रिपुंजय था। हर्यक वंश उसके बाद आता है 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक रहता है। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था 544 ईस्वी में। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर पहला संस्थापक माना जाए तो बृहदत्त है, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आपका माना जाएगा बिंबिसार को। जैसे कि आपका गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत में आप लोगों ने पढ़ा होगा 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था। गुलाम वंश के बारे में देखिए, कोरिलेट करता हूँ ताकि आपको याद रहे। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था 1206 में किया गया था, लेकिन 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे, तो आपका ये सीढ़ियों का चौहान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए इसकी सीढ़ियों से गिर करके मर जाता है। उसके बाद आता है इसका गुलाम ही इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारे काम किए। तो उन्हें 1210 से लेकर के 1200 लगभग 26 साल तक ये शासन करता है। और कुतुब मीनार का जो नींव जो रखा था वो इल्तुतमिश ने, उसको पूरा करने का काम कुतुबुद्दीन ने जो नींव रखा था उसका पूरा करने का काम किसने किया था, इल्तुतमिश ने।
चलिए, इसलिए इसी के तरह से हम देखेंगे तो मगध वंश का जो पहला संस्थापक है तो बृहदत्त है, और इसका वास्तविक संस्थापक किसी को माना जाता है तो बिंबिसार। दोनों याद रखिएगा, दोनों बोस है, बृहदत्त या फिर बिंबिसार। वास्तविक संस्थापक कोई पूछेगा तो बिंबिसार। बिंबिसार ने विवाह नीति यानी कि विवाह ज़्यादा करने से कई जगह आप कोशिश करता था कि फाइटिंग से जीत जाए यानी लड़के जीत लें, लेकिन उसने विवाह नीति के द्वारा साम्राज्य विस्तार का प्रत्यय किया, यानी ज़्यादा वो अपना क्या करता था, जहाँ भी जाता था विवाह का प्रस्ताव दे देता था, वहाँ की रानियों से शादी करके, उनकी बेटी से या फिर उनकी बहन से शादी करके अपना विस्तार करता था। जैसे कि पहले उसने विस्तार किया था पत्नी कौशल देवी, जो कि कौशल की राजकुमारी थे। इस विवाह से उसे दहेज में काशी प्राप्त हो गया था। काशी कहाँ पर, जो कि यूपी में आप है। उसकी दूसरी पत्नी जो है चेलना, यानी चेलना जो है, चेलना आपका लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। और तीसरी पत्नी उसका छेमा, छेमा जो है पंजाब के मध्य की राजकुमारी थी। यानी देखिए कहाँ तक ये विस्तार कर रहा है, यूपी पहुंचा, फिर पंजाब पहुंचा। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रबोध के साथ मैत्री संबंध बनाए। बिंबिसार ने चंड प्रदोत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, यानी जो उपचार के लिए, और इसी से संबंधित है उसी समय आपका गौतम बुद्ध भी है, उनको भी भेजा था, राजवैद्य को, जीवक को भेजा था उनके उपचार के लिए। बिंबिसार की जो हत्या की प्रतिहंता इसको कहते हैं पूरे वंश को। उसके बेटा जो है अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन आता है, वो भी अपने बाप को मार देता है। तो इसके बेटा की हत्या जो है आपका बोला था बहुत साल तुमने राज कर लिया, हटो यार। 544 से राज करना शुरू किया और 592 तक कि हमें भी राज करने का मौका दो, बुढ़ा हो चुके, हट जाओ। नहीं हट रहा था तो बेटे ने उसको हत्या कर दिया। किसने हत्या किया? अजातशत्रु ने हत्या कर दिया। अजातशत्रु का जो शासनकाल रहता है 492 से लेकर के 460 है। ये ईस्वी जो है निगेटिव में जा रहा है, यानी घटते क्रम में, क्योंकि ईसा पूर्व की घटना हम बता रहे हैं, बिफोर द क्राइस्ट बता रहे हैं, बीसी बता रहे हैं, इसलिए घटते क्रम में। तो इसको ना इस तरह से आप याद रखिएगा। बिंबिसार के बाद में हरेक वंश का शासक बना, उसका वास्तविक नाम था कुनिक। इसका वास्तविक वंश, इसका नाम था क्या? कुनिक। याद भी रखिएगा, अजातशत्रु का जो वास्तविक नाम क्या है तो कुनिक है। कुनिक क्योंकि अपने कुल को ही अपना खत्म करने वाला, अपने प्रतिहंत्रा के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, अपने बाप को मार कर आने वाला। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद, यानी जो कि कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसन्नचित्त, क्योंकि इसी का वो था, उसकी जो है कुनिक जो है अजातशत्रु जो है उसी का बेटा था। तो इसके बाद उसको जब कौशल देवी जो आपको जो जिससे काशी प्राप्त हुआ था, तो उसके जो मामा थे, यानी कि इसके मामा जो कौन थे, तो राजा प्रसन्नचित्त ने काशी के वापस ले लिया। उसके बाद वो कहा कि जब मेरी बहन ही नहीं रही, कौशल इतना ज़्यादा कठोरता उसमें था कि हर किसी को पालन करना आसान नहीं है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। और बौद्ध धर्म का मानना है कि मध्यम मार्ग, आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ना तो ज़्यादा एकदम हार्ड है ना ही ज़्यादा लो है, मध्यम मार्ग को ही फॉलो करता है। तो इसलिए इसने बाद में ट्रांसफ़र कर दिया अपने आप को बौद्ध धर्म में। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगीर को सतकर्णी गुफा में प्रथम आपका बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। बौद्ध संगति गौतम बुद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभावित होकर के, ये मतलब बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के 483 में ये क्वेश्चन आता है बार बार कि सबसे पहले आपका संघ कहाँ पर हुई थी बौद्ध संगति, तब पहली बार हुई 483 ईस्वी में राजगीर में ही हुआ था। आपका जो आपका मगध की राजधानी है वहीं पर हुआ था, और सतकर्णी गुफा में हुआ था। इसके किसने करवाया था? अजातशत्रु ने करवाया था। ठीक है। सिंघल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। अब ये सिंघल अनुश्रुति के अनुसार, ये किसके अनुसार है? कोई बता रहा है, कोई अनुश्रुति बता रहा है, ये यहाँ पर बता रहा है अनुश्रुति, किस अनुश्रुति के तहत, ये याद रखिएगा। इसने बता रहा हूँ सिंघल, सिंह याद रखिएगा, सिंह मतलब शेर, उसमें एल लगा दीजिएगा, सिंघल। सिंघल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईस्वी में ईसा पूर्व में उदयन अपने बाप को मारा। मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये प्रतिहर्ता वंश है, यानी अपने बाप को मार करके ही राजवंश हासिल करता है। ये भी अपने बाप से परेशान हो चुका था, बाप बूढ़ा हो चुका, वो अपने राजगद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो अपने बाप को ही हटाना पड़ा है उदयन ने। अब ये आता है, अब इसके कार्यकाल में जानते क्या क्या घटना घटी। सबसे पहले इसने क्या किया, उदयन और उद्यान ने अपनी राजधानी जो है राजगीर से पाटलिपुत्रा ले गया। अब इसके लाने का क्या कारण था? गंगा, सोन एवं गंडक के संगम पर था। 3 तरफ से ये सारे नदियों से घिरा हुआ था, और एक तरफ से आपका राजमार्ग, ताकि विस्तार कर सके और भी चीज़ें स्थानांतरित करना शुरू कर दिया।
उदयन के भी 3 पुत्र हैं। इसके 3 पुत्र हैं, अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक रहा था। नागदशक जो है ये आपका पुत्र इसका है उदयन के, और ये लास्ट शासक रहा। उसके बाद आता है शिशुनाग। इसको मार करके, नागदशक को मार करके शिशुनाग अपना वंश रखता है। शिशुनाग ने हर एक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। ये ना तो पटना चूज किया और ना ही राजगीर, ये वैशाली में अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती के राजा जो है अवंती आपका वर्धन को पराजित कर और में शिशुनाग की मृत्यु के बाद आपका इसका जो है कालाशोक मगध पर शासक बना। पुराणों में इसे काकवर्ण कहा गया है। काकवर्ण यानी कि आप किसकी चर्चा करेंगे, कालाशोक। आगे बढ़ते हैं। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्रा वापस आ गए। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। एक तो उदयन ने पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया, जो कि अजातशत्रु का बेटा था, और अजातशत्रु किसका बेटा है, तो बिंबिसार का है। ये बिंबिसार का है, ठीक है। एक बाबर, बिंबिसार, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। ये बिंबिसार ये वाला है, ठीक है, वो दीर्घिकार वाला बिंबिसार वाला। एक बिंदुसार भी है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। कालाशोक ने ठीक 100 साल के बाद, यानी देख सकते हैं 483 ईस्वी को रिलेट करते जाएगा। दूसरा संगति होता है, बहुत संगति। 383 ईस्वी में वैशाली में द्वितीय संगति होता है। तो पहला आपका राजगीर में जो मगध की राजधानी हुआ करती थी पहले, उसमें करवाया। अब दूसरी राजधानी जो बनाया गया था किसके द्वारा, कालाशोक, शिशुनाग के जो था, शिशुनाग ने बनाया था वैशाली। तो वैशाली में ही करवाएगा। अगर आपका राजधानी मान लीजिए आप हैं दिल्ली से, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप काम कहाँ करेंगे, तो दिल्ली में ही करेंगे, ना कि आप जाकर के पाकिस्तान के लाहौर में करेंगे। तो अपना ये कार्य कहाँ पर कर रहा है, तो ये आपका कर रहा है वैशाली में करना शुरू कर दिया। तो दूसरी आपका जो कालाशोक जो है 383 ईस्वी में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। किसने करवाया, तो कालाशोक। ये क्वेश्चन आता है। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था नंदीवर्मन था। कौन था, नंदीवर्मन। नंदीवर्मन से याद रखिएगा आपको, जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, यानी कि महादेव का है। महादेव को जो है आपका जो संरक्षक कौन है, जो जिसके वाहक हैं, यानी जिन पर वो चलते हैं, वो नंदी होता है। नंदी उनको कहते हैं, यानी जिस बैल को नंदी। तो जो है आपका जो जीवित यानी कि जो नहीं मरने वाले जो लोग हैं, उसमें से इनका नाम आता है, जो कि विष्णु के अवतार हैं। और ये परशुराम का ये दूसरा अवतार माना जाता है। कि इनको ये अपने आप को कहता है, वो महानंद को कहते हैं। महानंद आपका महापद्नंद जो है पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्बक, कलिंग, मैथिली आदि राज्य को पराजित कर आपका मगध राज्य का विस्तार किया। यानी मगध राज्य को और भी ज़्यादा विस्तारित करने का काम किया महापद्नंद ने। अब तक जो है 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार जो है सबसे ज़्यादा किसने करवाया था, इसी ने करवाया था, महापद्नंद के समय में हुआ था। व्याकरण के महान जो है विद्वान जो आपके पाणिनि, जो कि आपका इसी के काल में समकालीन थे। और नेक्स्ट है, इस वंश का अंतिम जो शासक रहा था धनानंद। धनानंद के बाद आपका चाणक्य आपका शुरू हो जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य काल शुरू हो जाता है। धनानंद के समय ही यूनानी शासक जो आता है सिकंदर। सिकंदर के आपने सुना होगा, आपका आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें सारी चर्चाएं हैं। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। ये क्वेश्चन बार बार आता है, कौन से ईसा पूर्व में और किसके समय में आया था, तो धनानंद के समय में आया था। और उसमें इसकी साम्राज्य बहुत विस्तार थी, बहुत सारी शक्तियों से लैस थी, हाथी था, बहुत सारी जो उसमें जो हुआ करती थी। अभी ये नहीं था तो बारूद ये समय उसमें नहीं आया था, उसमें था हाथियों की संख्या ज़्यादा थी, या फिर हाथियों पर चलने वाले हथियार हो, ये सारी चीज़ों से लैस था। और ये वंश, ये पूरे मगध जो है आज के समय में, जैसे हम लोग देखते हैं कि मगध का साम्राज्य जो है सिर्फ बिहार से लेकर के नहीं, बल्कि पूरे आपका पाकिस्तान हो या फिर आपका अफगानिस्तान हो, ये बांग्लादेश हो, उसमें सभी जगह एक ही जगह इकट्ठा थे। अखंड भारत जिसको कहते हैं, उसमें पूरा संग्रहित था। और फिर से हो सकता है आने वाले समय में आ सकता है पाकिस्तान के, और अभी बांग्लादेश की जो स्थिति देख सकते हैं आप लोग, अभी सुनने को आया होगा आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा। तो आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है कि अखंड भारत फिर से पूरे बांग्लादेश, पूरे पाकिस्तान और फिर हमारे पास हो सकती है पूरे क्षेत्रफल में। आपका जो रेड क्लिप ने आपका बना के चला गया, अंग्रेजों ने डिवाइडेड कर दिया है हमारे पूरे इंडिया को, पूरे अखंड भारत को, फिर से शायद आ सकते हैं। आप लोगों को क्या विचार है, देखिए नेक्स्ट है, पॉइंट्स को चलते हैं। नंद वंश के जो आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था, पैसे से कोई दिक्कत नहीं है। सैन्य रूप से भी काफ़ी वह संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से सिकंदर की सेना ने ब्यास जो नदी है, ये क्वेश्चन आती है,
ब्यास नदी, छिनाब नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, कौन सा नदी पार करने से इनकार कर दिया, ये क्वेश्चन रहता है। तो ब्यास जो नदी है पार करने से इनकार कर दिया था। कौन किसकी सेना? तो सिकंदर की। कब आया था? तो 326 ईस्वी में। किसके समय आया था? धनानंद के समय आया था। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलिए। धनानंद ने अपने दरबार में विद्वान जो है ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। ये यहाँ से उसका जो होता है ना, कभी किसी का एक ज़्यादा एक समय होता है, एक अपर पीरियड लाइफ का होता है, एक लोअर पीरियड लाइफ होता है। तो सबसे कहीं ना कहीं घमंड, आपका घमंड हो जाता है। जैसे आपका देख सकते हैं, आपका या महाभारत में आपने पूरा हो गया, या फिर आपके रामायण में देखा होगा, जैसे आपका रावण का होता है। तो ये घमंड की सीमा भी होती है, या अपर लेवल सीमा होती है। ये इसी में अपने दोस्त ये हैं, ये भी क्या है, दोस्त है, ये नहीं कि चाणक्य कोई और दूसरा आदमी। तो चाणक्य अपने लिए कुछ मांगने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर बैठ गया, सम्मान करने की जगह अपमान कर दिया था चाणक्य का। और चाणक्य ज्ञानी इंसान आपका दे सकते हैं। तो चाणक्य ने अपने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। तो अपना बदला इस किसके द्वारा करवाया था? तो आपका चाणक्य ने, जिसको आपका है चाणक्य नीति अपना, कई लोगों ने सुना होगा, तो समझाओ। एक चंदू नाम के एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को उठा करके उससे जो परिश्रम करवाया, उससे जो तपस्या करवाया, तुम्हें पूरे पूरे अखंड भारत का निर्माण करवाना है, उससे भी ज़्यादा जो धनानंद किया है उससे भी ज़्यादा आपको विस्तार करना है पूरे इंडिया को। इस तरह से उसको मोटिवेट करके, उसको तैयार करके, उसको शिक्षा दे करके धनानंद के सामने खड़ा कर दिया और धनानंद की हत्या करवा दिया चंदू नाम से, चंद्रगुप्त से। अब उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना करवा दिया। 321 में मौर्य वंश आपका स्थापित हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और ये सबसे ज़्यादा लंबा समय तक चलता है, 184 ईसा पूर्व तक चलता है। जस्टिस एंड स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा था। क्या कहा था इसको? तो सेंडोकोटस इंग्लिश वर्ड है, उतना ज़्यादा सोचना नहीं क्या है इसका मतलब, जिसकी पुष्टि होता है कि विलियम जोन्स ने भी की है इसकी पुष्टि। कौन, किसने कहा था सेंडोकोटस? जस्टिस और स्ट्रैबो ने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस, जिसका मतलब होता है प्लूकार्ट एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य से एंडोकोटस, कुछ ना कुछ कोटस लगा दे। एक तो एंडो है, सेंड्रो है, जैसे एंडोस फ्लिंटोस है, एंडोस साइमंस है। अपने ऑस्ट्रेलियंस या अंग्रेजी यूरोपियंस, इन सभी का नाम जो सुनते होंगे उसी से संबंधित है। जब भी ऐसा कोई नाम हो, किसके लिए दिया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए दिया गया था, के रूप में किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था वही चाणक्य, जिसको कौटिल्य के नाम से जानता है। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य जिन्हें 321 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना करवाए। अगर ये नहीं होता तो शायद चंदू आज इतिहास में भी नहीं होता, यानी चंद्रगुप्त इतिहास में नहीं होता, और ये इतिहास हम लोग पढ़ते भी नहीं। तो कोई ना कोई अपना एक ट्रेनर, गुरु होना चाहिए आपकी लाइफ में। एक ऐसा शुभचिंतक, ऐसा गुरु होना चाहिए जो कि आपको सही राय दे, पॉजिटिव रास्ता बताए। डिफिकल्ट सिचुएशन लाइफ में हर किसी के लाइफ में आता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों सिचुएशंस आएंगे, लेकिन उसको पार कैसे जाते हैं, उसको पार करके आगे कैसे बढ़ते हैं, तो ही आपका नाम पर कुछ इतिहास हो, किताबें या कुछ बन पाएगी। हर एक की लाइफ में होती है कुछ। एक हमेशा एक ट्रेनर, एक गुरु हमेशा अपने आप को पकड़ के रखिए, जो आपको बताएगा और आपको झंझोड़ेगा, आपको अंदर से एक वो निकाल के लाएगा जो शायद आप हैं एक्चुअली, जो बनना चाहते हैं, जो एक्चुअल में होना चाहते हैं। ज़िंदगी का मतलब क्या है? आप आए, खाएं, पिए, बच्चे पैदा किए, चले गए, दैट्स नॉट द लाइफ। यू विल हैव टू डू ऑल द थिंग्स वॉट एवर यू हैवंट, और अभी तक जो आपने नहीं किया वो आप करने की कोशिश करेंगे, और शायद वो एक ट्रेनर, एक गुरु ही आप लोग को करा सकता है। इन्हें चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 में ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी आपका सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। किसके साथ किया था युद्ध? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी था, सिकंदर का ही उत्तराधिकारी था कि अरे मेरे से नहीं हुआ, तुम जाकर लड़के आओ, मेरी तो मृत्यु हो गई। 326 में वो आया था आपको, कुछ समय के बाद ईसा पूर्व में, कुछ समय बाद उसको वो चला गया, मतलब ब्यास नदी से पार करने से मना कर दिया, तो उसका सैनिक, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। कुछ आपका कुछ बीमारी होने, प्लेग व्लेग या कुछ हो गया था उसमें। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जो था सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। युद्ध पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार और मकराना एवं हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। उल्टा चंद्रगुप्त को ही प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चलिए संधि हो गया था, यानी कि चलो मेल मिलाप कर करते हैं, तुम भी राज करो कहीं और, मैं भी कहीं करता हूँ। तो युद्ध पश्चात जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो यूनानी राजकुमारी, वो अपनी राजकुमारी भी देते चला गया, हेलन कार्नो
कार्नेलिया को, जिसको सेल्यूकस की पुत्री थी, यानी कि इसमें जीत हो रही थी आपको किसका, तो चंद्रगुप्त के। लास्ट में वो अपनी पुत्री भी देके चला गया, और ये काबुल, कंधार, आपको मरकाना, हेरात, ये सारे क्षेत्र भी अपना देके चला गया, और अपनी पुत्री को भी देके चले गया। हेलेन नाम याद रखिएगा पूरा। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत जो है मेगास्थनीज को भेजा, इसी ने सेल्यूकस ने। उसके बाद मेगास्थनीज ने इंडिका के आपकी रचना किया था, जो कि पूरा आप लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के एक साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक एवं पश्चिम में सौराष्ट्र जो आपको महाराष्ट्र भी पड़ता है, पश्चिम में आपका सौराष्ट्र तक था। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सा है, कौन सा क्षेत्र में। उत्तर में यानी ऊपर में देखेंगे, उत्तर ऊपर में होता है, तो ऊपर में आपका हिंदू कुश पर्वत ईरान तक था, ईरान तक हमारा था, ईरान भी अपना ही था, समझ सकते हैं। और दक्षिण में कर्नाटक तक, नीचे आपका कर्नाटक था, और आपको पश्चिम में सौराष्ट्र, इस भाग में आप देखेंगे तो सौराष्ट्र तक था। इतने सारे एरिया में पूरा आपका मगध वंश का शासन था, शॉर्ट में बताया। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त वंश के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग करके श्रवणबेल गांव, जो आपको बेलगोला में पड़ता है कर्नाटक में, चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है लास्ट में जैन धर्म को मानता था, और 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति सलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। अब सोचिए कितना युद्ध किया इसने, कितना सारी चीजें जीता, कितने लास्ट में क्या हुआ, तो खाना, भूख लगने से उपवास, यानी कि सब कुछ खाना पीना त्याग कर करके, और ये सलेखना विधि से अपने आप को, शरीर को त्याग देता है। ये जिंदगी का यही है। कभी आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं, पूरा अखंड भारत का आप साम्राज्य है, और फिर आपको खाने के लिए ये सारी चीज़ें, सारे 12 साल के भीषण अकाल का भी पड़ा, जिससे इनके साथ साथ कई लोगों की मृत्यु भी हुई। और ये बाद में कहते हैं ये सब कुछ है नहीं, उपवास करते हैं और सलेखना विधि से अपने प्राण भी त्याग देते हैं। ये चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित घात या सिंसेन्स आदि के नाम से भी दिया जाता है। बिंदुसार मैंने अभी बताया था, एक बिंबिसार है, एक बड़े आगे पढ़ेंगे बिंदुसार। यही है बिंदुसार। बिंदु अनुस्वार वाला जो है बिंदु, जो आपके सर पर या महिलाएं जो टिक्कू लगाती, टिकली जिसको कहते हैं बिहार भाषा में, बिंदु वही है बिंदु। ये बिंदुसार से याद रखिएगा, चंद्रमौर्य का उत्तराधिकारी था, और 298 ईसा पूर्व से लेकर के 272 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहता है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा जो है एंटियोकोस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो बिंदुसार के दरबार में कौन कौन आया था? स्ट्रेबो केसर। ये किसके अनुसार? स्ट्रेबो नाम का कोई होगा उस समय का लिखने वाला। उसके अनुसार सीरिया के राजा जो था एंटियोकोस ने डायमेकस को भेजा था। बस याद रखिएगा किसके, बिंदुसार कब के किसके शासनकाल में आया था? तो डायमेकस आया था बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा जो है टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा था। कई लोग बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक महाराजा, अभी ये इसके बारे में भी जानेंगे, अशोक को भेजा था। किसको भेजा था? तो तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए अशोक को भेजा था। ये मेन पॉइंटर्स है जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, उसको याद रखिएगा। बिंदुसार जो है आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका ये अनुयायी था? ना तो ये बुद्ध का, ना ही जैन का, बल्कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। याद रखिएगा। अशोक अभी इसका पुत्र आता है, जो कि अशोक महान है, इससे लिए गए जितने भी स्तंभ है, और आप लोगों ने पढ़ा है। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों बाद अशोक मौर्य की गद्दी पर बैठता है। अशोक मौर्य वंश की स्थापना जो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, अब अशोक आता है। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। अभी उज्जैन यानी आपको बताया था, उज्जैन एमपी में पड़ता है, उसका राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, अशोक वर्धन। मास्की गुर्जा के अभिलेख में उसे अशोक सिर्फ कहा गया है। किसमें? तो मास्की और गुजरा अभिलेख में अशोक कहा गया है। सिंहल आपका अनुश्रुतियों में बौद्ध जिसको कहते हैं, सिंहल अनुश्रुति या किसको है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये आपका बौद्ध संगति से है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा है। हालांकि यह जो है अन्य स्रोतों में इसकी पुष्टि नहीं होती है। अब ये सोच सकते हैं किसी के भी 100 बच्चे होना, दैट्स नॉट बी पॉसिबल। एक ही माता, तो कई होंगी माताएं,
तो उनसे 100 भाइयों की। हालांकि ये दिया हुई ये जो जितनी भी श्रुति हैं जो कि इसकी पुष्टि नहीं है, ये एक सिर्फ कहानी है। अशोक जो है राजगद्दी से बैठने से पहले 99 भाइयों की मृत्यु किया था, सोच सकते हैं। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध करवाया था। इसी के बाद इसका जो है कलिंग उड़ीसा में पड़ता है, हृदय परिवर्तन हो गया था तथा कलिंग को मगध में सम्मिलित कर लिया था। उसको सम्मिलित करने के बाद अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन मिलता है। तो ये क्वेश्चन आता है, कई बार रिपीटेड आता है कि कलिंग का युद्ध का अशोक का जो है किस अभिलेख में मिलता है। तो 13वें, 14वें, 12वें इस तरह से ऑप्शन आता है। तो 13वें शिलालेख में रहता है। कलिंग युद्ध के आगे चलते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उससे पूर्व वो शैव धर्म का मानता था। शैव धर्म ज़्यादातर आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में शैव धर्म को अनुयायी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इससे पहले वो किसका अनुयायी था, ये क्वेश्चन आता है शैव धर्म का। उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को। दिव्य बदान के अनुसार जो है उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाया था। किसने आपका दीक्षा दिलवाया था गौतम बुद्ध को? उपगुप्त ने दिलवाया था, यानी उपगुप्त दिव्य बदान के अनुसार। किसके अनुसार? उपगुप्त ने दिलाया। गुप्त यानी कि उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में। इसी के बाद जो है आपका मौर्य काल का जो है पतन होना शुरू हो गया। अब जो कोई हथियार छोड़ दिया इसने। एक बच्चे को बोला था कि मतलब बच्चे को इस तरह से इसने काटा पीटा, कई लोगों को मारा। एक बच्चे जो 4 साल 5 साल का बच्चा है उसको मतलब लगी हुई है, चाकू लगा हुआ है, आपका तलवार लगा हुआ है और पानी के लिए लास्ट मृत्यु के समय मांग रहा है। इसको देख करके, अशोक को देख करके वो भाग जाता है और फिर बच्चे मर जाता है। इसी के बाद इसका हृदय जो है परिवर्तित हो जाता है, हृदय जो होता है चेंज होता है। अशोक के शासनकाल में महत्वपूर्ण जो वर्ष हुए थे, 9वें वर्ष में वो कलिंग युद्ध हुआ था। उसके बाद फिर 10वें में वो बोध गया की यात्रा किया। 12वें में उसके नीलागिरी सागर की यात्रा किया। 13वें वर्ष में उसने धम्म के शिलालेख में अंकन किया। 14वें वर्ष में धम्म के महायात्रा की नियुक्ति की और 20वें वर्ष में उसने लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने कर घटा करके 1/8 कर दिया, मात्र 1/8, समझ सकते हैं, बहुत कम कर दिया। इससे अब जो कोई अशोक कोई भी राजा अगर आपको हथियार छोड़ देगा, अगर आप मान लीजिए अभी के समय में इंडिया सैन्य शक्तियों पर देख सकते हैं कितना सुरक्षा, कितने पैसे वो खर्च करता है अपने बजट का। अगर वो करना बंद कर दे तो आसपास के पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर कोई भी अफगानिस्तान या फिर USA, चाइना, क्या आपको छोड़ेगा? आपको शक्तिशाली बनना पड़ेगा। शक्तिशाली हैं तो ही राजा हैं, अदरवाइज आपको राज करने नहीं देगा, आसपास के लोग आपको कुचल देगा। इसने गलती किया। नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र जो है महेंद्र आपका और पुत्री जो है संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये क्वेश्चन आती है बार बार। संघमित्रा एक्सप्रेस एक चलता है भागलपुर से लेकर के बेंगलोर तक इसी के नाम पर। तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया था। महेंद्र बाहुबली जो है आपका है, इसी मूवी से संबंधित हो सकता है। तो महेंद्र बाहुबली कि दोनों को भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका पहले हालांकि समुद्र के कारण आपको डिवाइडेड है, बट कई चीज़ें हैं समानता देखने को मिलती है। चलिए, अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति फिर कहाँ किया? तो पाटलिपुत्रा में, यानी कि जो आपका जो उद्यान के द्वारा बनाया गया था वहीं पर किया था। 2 कहाँ पर हुआ था इससे पहले? एक तो राजगीर में हुआ, दूसरा वैशाली में हुआ। और किसके का शासनकाल में वो भी मैंने बताया। और तीसरे आपका अशोक के शासनकाल में हुआ। पहला आपका किसके शासनकाल में हुआ? फिर से आपको रिपीट करा देते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। दूसरा हुआ था आपका काला अशोक के समय में, दूसरी आपको वैशाली में। पहला आपका हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में ये आपका इसी के समय में आपका हुआ था। ठीक है, अजातशत्रु देख सकते हैं। बाद में उसने पहले जैन धर्म को मानता था, फिर बौद्ध धर्म को, और 483 ईस्वी में उसने करवाया था। और उसके बाद सतकर्णी गुफा में इसमें करवाया था, राजगीर में करवाया था। ठीक है, पहला बौद्ध संगति। दूसरा आपका काला अशोक के समय में हुआ था। अशोक याद रखिएगा, या एक पहला आपका है अजातशत्रु, दूसरा काला अशोक 383 ईस्वी में वैशाली में करवाया, और थर्ड आपका है पाटलिपुत्रा में, और लास्ट रहेगा आपका जम्मू कश्मीर में, वो भी हम चर्चा कर लेंगे। कोई आपको डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, अभी पूछ सकते हैं। अभी फिर से मैं अभी रिपीट कर दूंगा, अभी तक का कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। अशोक ने लगभग 37 सालों तक शासन किया। उसकी मृत्यु जो 332 ईस्वी पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों का शासन हुआ। उसके बाद 10 उत्तराधिकारी बना, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं दे पाया और ना ही उतना कोई शक्तिशाली या फिर योग्य कह सकते हैं एलिजिबल नहीं था कि अशोक जैसा या फिर चंद्रगुप्त